पे क्या होता है आपके कुछ बिहेवियर्स को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने अवर्जन पढ़ाई में अच्छा हो बट वो चाह के भी स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा पा रहा। तो इस वजह से क्या होता है अपने ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology. I am Itish Srilanka. I am a practicing clinical psychologist and I am your mentor here. I have completed my UGC NET JRF and cleared GATE exam as well. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग सीयूईटी पीजी एग्जाम जो कि बेस्ड होते हैं साइकोथेरेपी के ऊपर। जैसे आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट अबनॉर्मल साइकोलॉजी के कुछ डिसऑर्डर्स। आज हम लोग साइकोथेरेपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कई क्वेश्चन सेट्स हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सेस देम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो सीयूईटी पीजी के लिए क्लासेस हमारा क्लास कोर्स हमारा लक्ष्य स्टार्ट प्रगति टेक्स्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपके पास। तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें हमको पहले समझना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो टर्म है उसके अंदर कौन से टेक्निक्स आते हैं। जो मेजर टेक्निक्स आते हैं उसके अंदर वो होता है रिवॉर्ड ऑन प्रिंसिप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड में क्या होता है अगर हम किसी के कुछ बिहेवियर को और एनहांस करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको बार बार उस बिहेवियर को अगर हम रिवॉर्ड करें तो उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर हम किसी बिहेवियर को कम करना चाहते हैं तो उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करने से वो बिहेवियर कम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो अप्रोच है वो बेसिकली हम बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा क्लास में हमेशा डिस्टर्ब करता है टीचर को, बार-बार चिल्लाना, बार-बार रोना, बार-बार खड़े होके कुछ पूछना ताकि टीचर डिस्टर्ब हो, उसमें एक प्रॉब्लम बिहेवियर सामने आती है कि बच्चे का डिस्टर्ब करना बार-बार। बट जभी भी बच्चा डिस्टर्ब करता है टीचर का और पूरा क्लास का अटेंशन उस बच्चे पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है वो रिवॉर्ड की तरह काम करता है वो अटेंशन। अगर हम वो रिवॉर्ड कम कर देंगे, वो अटेंशन कम कर देंगे तो बच्चा उतना चिल्लाएगा नहीं। तो वो बिहेवियर कम करने के लिए हमको वो रिवार्ड को कम करना पड़ेगा। वो बिहेवियर बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि उसको हम कॉन्स्टेंटली रिवार्ड कर रहे हैं। तो ये वाला जो एंटायर प्रोसेस जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट में बेस्ड होता है, ये होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स के अंडर। जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा इसका करेक्ट आंसर। अभी हम देखेंगे कि बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं ये क्यों नहीं होंगे। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, अवर्जिव कंडीशनिंग एंड फ्लोडिंग। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है ये आता है क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल के अंडर क्योंकि इसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल ये मोस्टली हम यूज करते हैं एंजाइटी या फिर फोबिया के केसेस के लिए। जैसे किसी को सपोज क्लॉस्ट्रोफोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्या होता है लिफ्ट या किसी बंद जगह में उस इंसान को प्रॉब्लम होता है, उसको एंजाइटी होती है, सांस आने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे कई बॉडीली रिएक्शंस होते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में, सपोज हमने उसको एक्सपोज कराया लिफ्ट से, तो जब भी वो लिफ्ट के साथ एक्सपोज़र होता है उसका, उसको हम रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे ब्रीदिंग हो गया और कई तरह के टेक्निक्स होते हैं, वो प्रैक्टिस कराते हैं। जब हम वैसा कराते हैं तो उसका वो जो लिफ्ट वाला वो स्टिमुलस है, वो एसोसिएट हो जाता है रिलैक्सेशन के साथ। तो फ़ियर वाला जो रिस्पॉन्स होता है वो ग्रेजुअली कम होता है क्योंकि फ़ियर एंड रिलैक्सेशन कोएग्ज़िस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम 2 स्टिमुलस को एसोसिएट करके उसको सिखाते हैं फ़ियर कम करना, तो इसको बोला जाता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। वैसे ही अवर्सिव कंडीशनिंग, अवर्सिव कंडीशनिंग बेसिकली यूज किया जाता है प्रॉब्लम बिहेवियर को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल एडिक्शन है तो बहुत बार अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा होती है किसी में, तो उसको एक मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है जिसको खाने से जब भी आप अल्कोहल लो तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होना, नौजिया फील होना, डिजीनेस होना, ये सब चीजें होने लगती है। तो जब रिपीटेटिवली अल्कोहल लेने के बाद ये सारी फीलिंग्स आती हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक अवर्जन क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स अल्कोहल। चिढ़ मच जाती है कि जब भी लेते हैं तभी हमको ये सारे बॉडीली चेंजेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं क्योंकि दीज आर अनप्लीजेंट स्टिमुलस, दीज आर अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स, वॉमिट होना, नौसिया होना, डिजीनेस होना। तो जब ये सब चीजें एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस एसोसिएट होता है अल्कोहल के साथ तो अल्कोहल इंटेक कम होती है। इसको बोलते हैं अवर्जिव कंडीशनिंग। उसके बाद आता है फ्लोडिंग। फ्लोडिंग में क्या होता है जिस चीज से हमको फियर है, फोबिया है, जैसे क्लस्ट्रोफोबिया में फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट,
उसमें फ्लॉटिंग में डायरेक्टली एक्सपोज़र किया होता है उससे। ग्रेडेड नहीं होता, ऐसा नहीं है कि पहले लिफ्ट की फ़ोटो दिखाएँगे, फिर लिफ्ट के पास लेंगे या फिर लिफ्ट के अंदर लेके जाएँगे। ये जो ग्रेजुअल एक्सपोज़र वाला प्रोसेस नहीं होता, फ्लॉटिंग में डायरेक्टली आपको लिफ्ट के अंदर ही लेके खड़ा करेंगे। तो अगर वैसा डायरेक्ट एक्सपोज़र होता है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि बार-बार वो एक्सपोज़र होने के कारण आपका जो फ़ियर रिस्पॉन्स है, वो धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये जो एक्सटिंक्शन, एसोसिएशन ये जो सारे टर्म्स हैं, ये सारे आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। तो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर सिर्फ़ यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन आता है, बाकी ये जो तीनों हैं, ये क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। पहला तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी दिया था हमारे कार्ल रोजर्स ने और ये आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर। यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस हैं, ये है अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ, थेरेपी, डिस्टॉर्टेड सेल्फ कांसेप्ट, एनहांस्ड एडजस्टमेंट, प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलमेंट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, वो है दूसरा ऑप्शन, दूसरा सीक्वेंस। पहले आएगा हमारा अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे घर वाले हमको तभी उतना अप्रिशिएट और उतना प्यार करेंगे, अगर हम क्लास में टॉप करेंगे। और या फिर हम अच्छे मार्क्स लाएँगे। क्योंकि बचपन में उन्होंने देखा होता है कि जब भी हम पढ़ाई में कुछ अच्छा करते हैं, तो हमको पेरेंट्स चॉकलेट देते हैं। हर जगह सबको बता रहे होते हैं कि आज हमारे बेटे ने या फिर आज हमारी बेटी ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो बाकी किसी बिहेवियर के लिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है हमको। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, एक अपना वर्थ या अपने वैल्यू के लिए एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर मैं अच्छा पढ़ूँगा, दिस इज़ द कंडीशन, तो ही मतलब मेरी कोई वैल्यू है घर पे या फिर मेरे को बहुत लोग एप्रिशिएट करेंगे। तो ये जो कंडीशन होता है वर्थ का, इसके वजह से क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस बच्चे को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स से या फिर सोसाइटी से एप्रिशिएशन भी चाहिए, तो उस हिसाब से वो चाह रहा है कि वो पढ़ाई में अच्छा हो, बट वो चाह के भी स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा पा रहा। तो इस वजह से क्या होता है, अपने ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। खुद के लिए जो परसेप्शन होता है, जो सेल्फ कांसेप्ट होता है, उसमें डिस्टर्बेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो दूसरा स्टेप यहाँ पे होगा, वो है डिस्टॉर्टेड सेल्फ कांसेप्ट। जब ये 2 प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद द पर्सन गोज़ टू थेरेपी। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का मेन जो 3 पिलर्स हैं, वो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी एंड जेन्युइननेस। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में व्हाट द थेरेपिस्ट डज़ इज़ कि बच्चा जैसा भी है, उसको चाहे स्पोर्ट्स पर्सन बनना हो, चाहे उसको एकेडमिशियन बनना हो, चाहे उसको फुटबॉलर बनना हो या फिर फोटोग्राफर बनना हो, जो भी हो, वो थेरेपिस्ट उसको एक अनकंडीशनल वे में एक्सेप्ट करता है एज़ द पर्सन इज़। उसके वजह से उसका ये जो अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ है कि अगर मैं ऐसा नहीं होऊँगा तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो चीज़ वहाँ पे ब्रेक होती है धीरे-धीरे कि मैं जैसा भी हूँ, कोई एक सामने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका एम्पैथी एंड जेन्युइननेस। Genuineness, the therapist tries to be genuinely curious, to be genuinely interested in the person's life, and to genuinely show that she cares and the concern and the compassion for the person. उसके बाद होता है आपका एम्पैथी। एम्पैथी बेसिकली मीन्स कि जो सामने वाला पर्सन फील कर रहा है, उसको उसकी जगह पे रह के फील करना। टू पुट योर फीट इन द अदर पर्सन शूज़ बेसिकली। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, ये आती हैं पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के अंदर। तो जब वो पर्सन थेरेपी के थ्रू जा चुका होता है, उस थेरेपी का मेजर गोल होता है कि एडजस्टमेंट को एनहांस करना एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलमेंट। जैसे हमको पता है कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी ह्यूमनिस्टिक स्कूल के अंदर आता है और उसका सबसे हायर नीड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे थेरेपी का गोल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और द सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोग्रेस। तो इसका ऑर्डर होगा अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ, देन डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट, देन द पर्सन गोज टू थेरेपी, then he develops enhanced adjustment progress towards self-fulfillment. Next question. Which therapy focuses on persuading individuals to recognize and change irrational assumptions that underlie their thinking? Irrational assumptions पे कौन सी थेरेपी काम करती है? बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहली चीज जो हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस में से वो होगा साइकोडायनामिक थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी। क्योंकि बिहेवियर थेरेपी मोस्टली बिहेवियर्स को कम करना, ज़्यादा करना, मॉडिफाई करना उस पे काम करता है।
थॉट प्रोसेस या फिर बिलीव्स या फिर अजम्पशंस, इन चीज़ों से बिहेवियर थेरेपी वर्क नहीं करती। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हमारा। अभी दूसरा आया हमारा साइकोडायनामिक थेरेपी। इसमें क्या होता है, मोस्टली अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, जो चीज़ें रिप्रेस्ड होती हैं, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म्स होती हैं, जो हमारे चाइल्डहुड के मेमोरीज़ होते हैं, हमारे पास्ट में जो चीज़ें हमको बॉदर कर रही होती हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। करेंटली जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो हमारे बिलीव्स है, असम्पशन्स हैं, उन पे फ़ोकस नहीं रहती। तो साइकोडायनामिक थेरेपी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो 2 कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस है यहाँ पे, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड रैशनल इमोटिव थेरेपी। इसमें हमको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जिसको हम एड्रेस करते हैं, वो होता है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट या फिर नेगेटिव बिलीफ। इन दोनों चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। रैशनल इमोटिव थेरेपी में जो स्पेसिफिकली जो एक चीज़ एड्रेस होती है, वो होती है इर्रेशनल बिलीफ और इर्रेशनल असम्पशन। और रैशनल इमोटिव थेरेपी थोड़ा नेचर वाइज़ ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल होती है, ज़्यादा डायरेक्ट होता है रादर देन सीबीटी। तो यहाँ पे अगर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपके सपोज़ एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स आंसर कर लिए हैं, लास्ट में आपने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ होता है कि इसमें अगर 1 मार्क कम भी हो गया, हम थोड़ा तुक्का लगा देंगे, अगर 1 कम भी हो गया तो उतना दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ऐसे स्टेट में आप हो और यहाँ पे आपने इर्रेशनल वाला वर्ड देखा, तो 90% ऑफ द केसेस में इर्रेशनल असम्पशन्स और इर्रेशनल बिलीव्स और इर्रेशनल थॉट्स होगा, तो उसके आंसर में रैशनल इमोटिव थेरेपी ही आती है। ये जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, वो है इर्रेशनल एंड रैशनल। क्योंकि रैशनल इमोटिव थेरेपी का मेजर गोल ही है इर्रेशनल असम्पशन्स को सही करना। तो यहाँ पे आंसर होगा रैशनल इमोटिव थेरेपी। ये रिस्क आपको लेना है, नहीं लेना है, वो मैं कंप्लीटली आप पे छोड़ती हूँ, तो वो आपका डिसीजन होगा यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, योर वीकली विजिट टू योर साइकोएनालिस्ट बिगिंस विथ इंस्ट्रक्शंस टू दैट से व्हाटएवर कम्स इनटू योर माइंड। आपको जो भी मन में आ रहा है आप वो बोलो। विच टेक्निक इज बीइंग यूज्ड बाय द साइको एनालिस्ट। यहाँ पे जो मेजर वर्ड पे आपको फोकस करना है पहले, वो है साइको एनालिस्ट। इसका मतलब कौन सा स्कूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है थेरेपी का, साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस में बिहेवियरल कंडीशनिंग एंड ट्रायल एंड एरर लर्निंग तो यूज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों तो हमारे बिहेवियर थेरेपी के अंडर आते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे आंसर से। अभी जो ये दोनों ऑप्शन बचे हैं, उसमें इंट्रोस्पेक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो इंसान को खुद को एनालाइज करना होता है। खुद के अंदर जाके खुद के थॉट्स, खुद के रिप्रेस्ड मेमोरीज, रिप्रेस्ड थॉट्स या फिर खुद का एक इवैल्यूएशन, एक एनालाइजेशन वो करना होता है। थेरेपिस्ट उसमें हेल्प नहीं करता उतना, या फिर थेरेपिस्ट वो मेथड यूज़ नहीं करता अपने क्लाइंट के साथ, वो बेसिकली वो मेथड क्लाइंट खुद के साथ यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है फ्री एसोसिएशन। साइको एनालिस्ट जो हमारे प्रोमिनेंट वाले एक हैं, वो है सिगमंड फ्रॉइड, और उन्होंने जो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया हुआ है, उसको बोला जाता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, फ्रॉइड का मानना था कि जब कोई इंसान अपने विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी फ़िल्टर बोलना स्टार्ट कर देता है, या फिर उसको उतनी फ्रीडम दी जाती है कि आपको जो भी मन है आप बोलो, तो धीरे-धीरे उसके बैरियर्स लो होने लगते हैं, और थ्रू स्लिप ऑफ द टंग, थ्रू गेस्चर्स, थ्रू पोस्चर्स, वो कुछ ऐसी चीज़ें कन्वे कर देता है, जो शायद वो एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ना करे। तो उससे उसके अनकॉन्शियस और रिप्रेस्ड अर्जेस को, थॉट्स को जानना हमारे लिए ईज़ी हो जाता है थेरेपी सेशन में। तो ये वाली टेक्निक फ्रॉइड काफ़ी यूज़ करते थे। दिस इज़ कॉल्ड फ्री एसोसिएशन टेक्निक। Next question. The cognitive behavior therapy proposed by Beck proposes the following trajectory of illness. पहली बात तो बेक का सीबीटी जो मेजर इलनेस पे बेस्ड है, दैट इज मोस्टली डिप्रेशन, क्योंकि सीबीटी इज मोस्टली यूज्ड इन केसेस ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जो एक सीक्वेंस होता है व्हिच लीड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन, और जो इलनेस को लीड करता है, वो सीक्वेंस क्या होती है अकॉर्डिंग टू बेक। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है इलॉजिकल आइडियाज, फॉर एग्जाम्पल टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज सेटबैक। दूसरा है डिप्रेशन, तीसरा है नेगेटिव बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, एंड चौथा है नेगेटिव अफेक्ट। तो यहाँ पे जो चीज पहले आएगी वो है इलॉजिकल आइडियाज, टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज सेटबैक, ऑप्शन ए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी या उसमें, उस पे हम उस इवेंट को दो तरह से सोच सकते हैं।
पहले बच्चे ने सोचा कि ठीक है, एक ही एग्ज़ाम में तो बैक लगा है, मैं अगली बार क्लियर कर लूँगा। तो उसको ना ही कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, ना ही बिलीव्स आए, ना ही वैसा कुछ इश्यू हुआ। बट कोई-कोई ऐसे भी सोचते हैं कि यार मैं एक एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया तो इसका मतलब आई एम अ कंप्लीट फेलियर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन माय लाइफ। तो क्या होता है, जो एक छोटा-सा सेटबैक है, उसको उसने ओवर जनरलाइज़ कर दिया और वो उसको खुद को उसने फेलियर की तरह लेबल कर दिया है वहाँ पे। तो ये जो इलॉजिकल आइडियाज़ और टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज़ सेटबैक होते हैं, ये उसके बाद लीड करता है टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव अफेक्ट। अगर कोई सोच रहा है कि वो एक कंप्लीट फेलियर है और उसके लाइफ में कुछ हो ही नहीं पाएगा आगे, तो देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ उसको सैडनेस फील होना, होपलेस लगना, फ्यूचर को लेके वर्थलेस फील होना कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं। जब आपका मूड इतना ही ज़्यादा नेगेटिव हो, तो आपके बिहेवियर में धीरे-धीरे वो चीज़ें दिखनी लगती हैं। द थर्ड विल बी नेगेटिव बिहेवियर, क्योंकि फिर क्या होता है, आपको कोई काम में मन नहीं लगता, कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी, वो अभी अच्छी नहीं लगती। तो ये नेगेटिव बिहेवियर फिर दिखने लग जाती है इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स। अभी इन तीनों का अगर एक साथ रह रहे बहुत टाइम के लिए, तो इसको हम जैसे डायग्नोसिस करेंगे डिप्रेशन। क्योंकि अगर इलॉजिकल आइडियाज़ भी हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस भी हैं और नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिहेवियर सारा कुछ आपके अंदर है टुवर्ड्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन उसको डायग्नोस किया जाता है एज़ अ डिप्रेशन केस। तो यहाँ पे ऑर्डर होगा आपका, पहले आएगा ए, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा सी, देन फिर आएगा बी। देन द सेकंड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। Next question will be the key aspect of therapy based on existentialism. Existentialism का जो स्कूल है वो बेसिकली इन चीजों पे बेस्ड है, मीनिंग मेकिंग, आपके लाइफ का मीनिंग क्या है, आपके एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है, आपके पास आप फ्रीडम दिया होता है कि आप कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कौन से चॉइसेस करें अपने लाइफ में, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है आपके पास, आप अपने लाइफ का मीनिंग कैसे बनाएं, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, रेदर देन हमारे कन्वेंशनल थेरेपिस्ट जो कि सिम्पटम्स में फोकस करते हैं, जैसे साइको एनालिसिस में अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस किया जाता है, या फिर हम बेसिकली उस इंसान के पर्सनालिटी को एनालिसिस करते हैं। ये तीनों चीजें एग्जिस्टेंशियलिज्म में ऑन फोकस नहीं होती हैं। उसमें मेजर फोकस होता है ये तीसरा वाला पार्ट हमारा, बिलीविंग दैट यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग चॉइसेस अबाउट हु यू वांट टू बी, दिस बेसिकली स्टेटिंग द फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉडिंग इज अ मेथड अंडर विच थेरेपी। यहाँ पे तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि फ्लॉडिंग आपका आता है बिहेवियर थेरेपी में। ये तीनों चीजें क्यों नहीं है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में किसी भी तरह के बिहेवियर एंजाइटी या फिर ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लॉडिंग इज़ बेसिकली ए कंप्लीट एक्सपोज़र प्रोसेस। वहाँ पे आपके बिहेवियर, आपके रिएक्शंस को मैनेज किया जाता है थ्रू आउट एक्सपोज़र प्रोसेस। तो वहाँ पे आपके थॉट्स के ऊपर या फिर आपके कॉग्निशन के ऊपर कोई भी फ़ोकस नहीं होता। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो फ्लॉडिंग is a method under behavior therapy, which is the correct option. Then next question will be, behavior modification involves, the first is applying reward techniques. ये तो सही है, रिवर्ट टेक्निक तो आता ही है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के प्रोसेस में। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू इनसाइट, ये वाली चीज आपकी आ जाएगी इनसाइट लर्निंग जो कोलर ने दिया था। इसमें आपके इनसाइट लर्निंग के प्रोसेस में बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर्स को चेंज करना, बिहेवियर्स को बढ़ाना, कम करना, ये चीज़ें नहीं आती। तो ये वाली ऑप्शन आपकी सही नहीं है। देन आपका लास्ट ऑप्शन जो है, ब्रिंगिंग बिहेवियर्स अंडर स्टिमुलस कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है, आपके कुछ बिहेवियर्स को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अवर्जिव कंडीशनिंग का प्रोसेस हो गया, अल्कोहल इंटेक बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, स्टबर्ननेस को कंट्रोल करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। दिस बेसिकली कम्स अंडर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। पर अगर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन को डिफाइन करना चाहें, तो ओनली अप्लाइंग रिवर्ट टेक्निक और ओनली ब्रिंगिंग बिहेवियर्स अंडर स्टिमुलस कंट्रोल विल नॉट बी एनफ। ये दोनों चीजें सिर्फ इसको डिफाइन नहीं करती। ये दोनों चीजें बिहेवियर मॉडिफिकेशन के एक एक पार्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स टू चेंज बिहेवियर।
लर्निंग प्रिंसिपल्स में हमारा रिवार्ड, पनिशमेंट, शेपिंग, चेनिंग, एक्सटिंक्शन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि रिवार्ड टेक्निक भी इसके अंदर आती है, स्टिमुलस कंट्रोल भी इसके अंडर आती है। तो ये वाला जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन को करेक्टली डिफाइन करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे द आंसर विल बी ऑप्शन सी। Then next question. Indicate the therapeutic techniques that are based upon principles of classical conditioning. ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि aversion therapy, systematic desensitization and flooding ये होगी तीनों आंसर। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एंड टोकन इकोनॉमिक्स बेसिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरह ही होते हैं, जहां पे हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट या फिर किसी बिहेवियर के consequences और रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं उसको मॉडिफाई करके हम बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statements. Statement 1, most empirically supported treatments are psychodynamic or humanistic. Statement 2, RCTs or randomized control trials are regarded as the gold standard in psychotherapy research. यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सच है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि सबसे जो एविडेंस एविडेंस बेस्ड और एम्पिरिकली सपोर्टेड है वो है साइकोडायनामिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनामिक मेजर करता है मोस्टली हमारे और फोकस करता है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और अनकॉन्शियस अर्जेस के ऊपर, एंड ह्यूमनिस्टिक हमारे सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। दोनों ही चीजों को हमें क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते प्रॉपर एक डायनामिक देके। उसके अलावा जो एम्पिरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट्स होते हैं जो मोस्टली एविडेंस बेस्ड हैं, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि इन दोनों में जो चेंजेस आती है बिहेवियर में वो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है, जो भी सैंपल चूज किया जाता है वो रैंडम मेथड में चूज किया जाता है, वो रैंडमली लिया जाता है, रैंडमली ग्रुप्स में असाइन किया जाता है। एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होता है और कॉज इफेक्ट रिलेशन प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये वाला होता है गोल्ड स्टैंडर्ड इन एनी काइंड ऑफ रिसर्च। तो इसको साइकोथेरेपी रिसर्च में गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Next question. Which of the following is not true about client-centered therapy? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रोजर्स ने दिया था, ये हमने डिस्कस किया। द प्राइमरी गोल ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज टू प्रमोट द हेल्दी साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। ये भी सही है। द थेरेपिस्ट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट अलाउज ए क्लाइंट टू अचीव सेल्फ एनहांसमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वाला थिंग, क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंडर आता है और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का मेजर गोल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लोस नीड हायरार्की, जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट है द बेसिक थेरेप्यूटिक स्ट्रेटेजी इज टू रिमूव एंड डिस्प्यूट द इरैशनल फीलिंग्स एक्सपीरियंस्ड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में इरैशनल फीलिंग्स, बिहेवियर्स या थॉट्स के ऊपर कुछ काम नहीं होता। ये सब चीजें फोकस होती है कॉग्निटिव थेरेपी में। तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, टोकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनसाइट। स्टेटमेंट 2, बायोफीडबैक इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। टोकन इकोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट पे बेस्ड नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। टोकन इकोनॉमी बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी एक बड़े रिवॉर्ड को पाने के लिए उसको कुछ टोकन्स में डिवाइड करके देते हैं इंसान को। जैसे कि किसी बच्चे को हम पढ़ना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो बुक्स के पास बैठ ही नहीं रहा। तो हम उसको क्या करते हैं, जब भी आप आधा घंटा बुक्स के पास बैठोगे तो हम आपको एक स्टार देंगे। यहाँ पे टोकन होगा एक स्टार। तो अगर आपने एक हफ्ते में 5 स्टार्स आपने इकट्ठे कर लिए और 5 टोकन आपने इकट्ठे कर लिए और 5 टोकन आपने मुझे दिया, तो मैं आपको संडे को एक बड़ा रिवॉर्ड दूँगी, जो होगा कि आपको घुमाने लेके जाऊँगी। तो वो बड़े रिवॉर्ड को आँख नज़र रखते हुए बच्चा वो छोटे-छोटे टोकन्स कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस के थ्रू उसको बुक्स के पास बैठना और उसका अटेंशन बढ़ाना और पढ़ना सिखाया जाता है। तो इसको बोला जाता है टोकन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड प्रिंसिपल यूज़ होता है बेसिकली। तो ये आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। स्टेटमेंट 2,
बायोफीडबैक इज ए फॉर्म ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि बायोफीडबैक मशीन जब आप पे लगती है तो वो आपके बॉडीली एक्टिविटीज को एक मॉनिटर पे दिखाता है। जैसे आप बहुत ज्यादा एंसियस हो तो वो आपके बॉडीली एक्टिविटीज को थ्रू आउट द फॉर्म ऑफ वेव्स वहां पे एक मॉनिटर पे दिखाएगा। तो आप उसको देख के उससे फीडबैक लेके थ्रू आउट रिलैक्सेशन टेक्निक्स और कुछ अदर रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू आप अपने वो एंजाइटी को रिड्यूस करते हो फिर, और दोबारा वो फीडबैक को आप स्क्रीन पे देखते हो। तो उस हिसाब से आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हो, वो फीडबैक के जरिए आप वो फीडबैक के हिसाब से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हो। तो ये वाला प्रोसेस आपका बिहेवियर थेरेपी के अंडर ही आता है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह के बहुत सारे बहुत सारे टेस्ट आपके नॉर्मल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि आपको कहाँ पे ये एक्सेस करनी है। यहाँ पे जब आप पावर विदिन साइकोलॉजी के वेबसाइट पे जाएँगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर सर्विसेज़, यहाँ पे आपको फ्री क्विज़ेस वाले ऑप्शंस पे जाना है। फ्री क्विज़ेस में आपने नीचे जाना है और यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बस आपका फ़ोन नंबर देना है एक बार, और आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं तुरंत ही। तो ये था आपका आज का क्लास। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हमने, तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप टीम को रीच आउट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे डायरेक्टली किसी क्वेश्चन के डाउट्स के बारे में बात करें, तो आप हमारी टीम को रीच आउट करेंगे तो वो लोग हमारी डिस्कशन करवा देंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट को जाके विजिट कीजिए कोर्सेस और हमारे जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है उसको देखने के लिए। Thank you so much for listening. I hope you guys are doing well. Thank you so much and bye bye.